हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक नए सीरीज की। और यह जो सीरीज है वो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए काफी लाभप्रद होगा जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को या एमसीक्यूज को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है पंचायती राज व्यवस्था न सिर्फ आपके पीएससी आयोग से संबंधित जो कई प्रकार के एग्जाम हमारे लिए कंडक्ट करवाता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, अपितु अगर आप व्यापम दे रहे हैं तो वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण है। और तो और अगर कई विद्यार्थी आज एडीओ को लक्ष्य बना रखे हैं जो कि जून में 15 जून में संभावित तौर पर उसके एग्जाम होने की जो हमें एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है उसके लिए भी काफी लाभप्रद होगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपको अपना क्रांति सर सुराज आईएएस के इस एजुकेशनली डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब रोजाना आपके लिए एक ऐसी ही सीरीज लेकर के आऊंगा जहां पर अभी हाल में यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बात कही जा रही है। फिर मैं छत्तीसगढ़ विशेष तौर पर उससे संबंधित पंचायती राज के कई प्रकार के एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा और फिर अन्य जितने भी आपके पास सिलेबस में दिए गए हैं जैसे कि आजीविका, ग्रामीण विकास और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ भारत का सामान्य अध्ययन और हाँ हिंदी की भी बात यहाँ पे की जाएगी, तो ये काफी लाभप्रद होगा। अब आप हमारे इस चैनल से बने रहिए ताकि आपके एडीओ की एक बेहतर तैयारी घर में बैठे बैठे हो सके। और यदि आप हमारी एक न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो एडीओ को लक्षित है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहां दिया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं। किसके बात चल रही है यहां पर? ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अब देखिए यहां पे बात निर्देश की आ रही है, ठीक है। निर्देश देता है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। अब वो करे या ना करे वो निर्भर करता है परिस्थितियों पर। अब ऐसी बात कहाँ कही गई है? तो आपको मालूम है जब हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, और उस राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आपको महात्मा गांधी जी के विचारों से संबंधित एक अनुच्छेद दिखाई देगा। वह है अनुच्छेद 40, जिसमें कि यह बात कही गई है कि या फिर आप इसे कह सकते हो कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का संगठित यहां पर ग्राम पंचायतों को कर सकता है। तो उत्तर यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? उत्तर आएगा अनुच्छेद 40। याद रखिएगा। और अनुच्छेद 40 से संबंधित मैंने आपको क्या बताया कि ये महात्मा गांधी जी के विचारों से भी हमें मेल खाता हुआ दिखाई देता है। बात करें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा की, कुछ और तथ्य अगर आप जानना चाहोगे कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के संगठन करने की बात कही गई है तो यहाँ पर हमें एक 73वां संविधान संशोधन 1992 भी दिखाई देता है, जिस पर मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है देखिए, प्रश्न कह रहा है पंचायती राज को, फिर डैश दे दिया गया है, अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ये यहाँ पे किया गया तक है, ये इसे आप नहीं पढ़ोगे। अब चार विकल्प आपके सामने दिया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, बी कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, सी कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, और डी कह रहा है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से। अब देखिए विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होता है। विद्यार्थी इस बात से कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज को डॉट 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 मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, इन चार विकल्पों में से एक आपको फिल करना है, अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। स्वशासन, अब आपको मालूम है जो हम पंचायती राज की बात करते हैं वो स्वशासन की ही बात करता है, क्योंकि वहां पर भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए लगभग आपके पास 29 वहां दिखाई देते हैं, उसके आधार पर योजनाओं को लेकर के या कई सामाजिक न्याय को लेकर के, आर्थिक विकास को लेकर के शक्तियां प्रदान होती है जिस पर वो कार्य कर सकता है। स्वशासन मतलब कि अपना स्वयं का शासन कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अभी इससे पूर्व हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे कहा गया है कि वो राज्य को निर्देश देता है स्वशासन इकाई के तौर पर बनाने के लिए पंचायती स्तर पर, और हमने देखा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40। अब विद्यार्थी इसी बात पे कंफ्यूज हो जाता है कि विकल्प सी दिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व
और फिर डी कह रहा है भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन। तो सर हम किसे लें? क्योंकि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1992 में लाया गया और इसका क्रियान्वयन हुआ या प्रभावी हुआ 1993 से, तब आपके तत्कालीन पीएम जो है वो पीवी नरसिम्हा राव जी दिखाई दे रहे हैं। तो सर अब हम इन दोनों में से क्या लें? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से समझिए, जब हम इसका बात करेंगे तो उत्तर यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन को आप उत्तर लोगे। क्यों? क्योंकि यह उसका आधार बता रहा है। यह यहाँ पे संवैधानिक तौर पर उसे कह रहा है भारत सरकार को कि वो अपने राज्य में त्रिस्तरीय स्वशासन इकाइयां लाएगा। ग्राम की अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत आ जाता है, फिर एक खंड लेवल पे आएगा, ब्लॉक लेवल जिसे आप कहते हो, खंड स्तर पर, और फिर आप जानते हो उसके ऊपर हम जाते हैं जिला स्तर पर। तो आधार तो ये बना रहा है, लेकिन निर्देश की अगर बात करते हैं तो भले ही राज्य के नीति निदेशक तत्व निर्देश देता है उसे करना चाहिए, लेकिन अधिनियमित जो हुआ है वो तो 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तभी तो हम उसे संवैधानिक तौर पर दर्जा दे रहे हैं। तो आपका यहाँ जो उत्तर आएगा वह है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। तो देखिए कितनी बारीकी से आपको इसे पढ़ना है। आई थिंक इट्स क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है संघात्मक व्यवस्था, और आपको पता ही है हमारे भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत हम बोलते हैं कि संघात्मक व्यवस्था की बात चल रही है, और संघात्मक व्यवस्था मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जिसकी वजह से आपके पास केंद्र सरकार दिखाई देता है, राज्य सरकार दिखाई देता है। अब ग्राम स्तर पर मतलब कि ग्रास रूट लेवल पे विकास हो सके, इसलिए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, जिसका प्रभावी तौर पर वर्ष हमें 1993 दिखाई देता है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल की जो बात चल रही है, ये तृतीय तल कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है। अब इस पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे जो बात हो रही है, इसमें 4 विकल्प आपके पास दिए गए, वर्ष 1990, वर्ष 1991, वर्ष 1993 और वर्ष 1992 की बात चल रही है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो वर्ष 1992 में अधिनियमित किया गया, लेकिन उसको प्रभावी कब किया गया? वर्ष 1993। इसलिए जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा वर्ष 1993, ना कि 1992, क्योंकि 1992 में भले ही आपने अधिनियमित कर लिया था कौन सा 73वां संविधान संशोधन, जो कि लाया गया था 72वें संविधान को लेकर के, जो विधेयक पास किया, विधेयक लाया गया था 1992 में। देखो आपके पास 91 में विधेयक आया, 92 में वो अधिनियमित हो गया और 93 में प्रभावी हुआ। तो आप कौन सा वर्ष लोगे? 93 को लोगे। तो राइट आंसर इज 1993। आई थिंक इट्स क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इससे संबंधित अगर कुछ और तथ्यों की अगर बात किया जाए तो कुछ आप ये भी सुन लीजिए। जब हम ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो आपके पास ग्राम पंचायत आता है ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन शहरी स्तर की अगर बात किया जाए तो आपको वहां पे नगर पालिका दिखाई देता है। और दोनों को अगर अलग अलग संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज की बात करते हैं ग्राम स्तर पर, लेकिन 74वां संविधान संशोधन जो है वो बात करता है शहरी स्तर पर, जिसे हम नगर पालिका के तौर पर हमें दिखाई देता है। और दोनों का जो प्रभावी दिनांक है वो अलग अलग है, वर्ष एक ही है 1993 ही आपको दिखाई देगा, लेकिन जब आप 73वां संविधान संशोधन की बात करोगे तो वो 24 अप्रैल 1993। वही अगर 74वां संविधान संशोधन के प्रभावी दिनांक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जून 1993 दिखाई देता है, 1 जून 1993। तो देखो दोनों में ही दिनांक का जो अंतर आ रहा है और स्तर को लेकर के जो अंतर आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? देखिए बिल जिसे आप विधेयक के नाम से भी जानते हो, और अभी हाल में मैंने आपको बताया कि 73वें संविधान संशोधन जो हमें अधिनियमित तौर पर 1992 का दिखाई दिया,
उससे पूर्व 1991 में बिल रखा गया था। लेकिन यहां पर जो बात कही गई है वो कह रहा है वैधानिक शुरुआत की बात की गई है। और जब वैधानिक शुरुआत की बात की गई है इसलिए यहां कहीं भी आपको 72वां संविधान संशोधन विधेयक का नाम नहीं दिया गया है। यहां पे जो आंसर आएगा वो है 64वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक, जो कि तात्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के वक्त लाया गया था। हालांकि राज्यसभा में पास हो गया था लेकिन लोकसभा में वो पारित नहीं हुआ, जिसकी वजह से लैप्स हो गया, व्यवगत हो गया, जिसे आप हिंदी में कहते हो। 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो इसकी नींव रख रहा था लेकिन लैप्स हो गया क्योंकि पास नहीं हो पाया था लोकसभा में। उसके पश्चात फिर हमको पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में हमें दिखाई देता है, जो जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 के आसपास आपको दिखाई देगा, जिसमें फिर हमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियमित होता हुआ पाया गया या हमें मिला। फिर हमने ग्राम पंचायत की नींव रखे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है 64वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर ये क्लियर है तो अब मैं आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं। एक और विद्यार्थियों जो मैं आपको यहाँ पर सूचना देना चाहता हूं वो यह है कि यदि आपको हमारे द्वारा ये जो सीरीज चलाई जा रही है अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब में और आपको व्हाट्सअप कर दिया जाए। ठीक, तो फिलहाल अगर मैं इस प्रश्न की ओर पुनः अगर आपका ध्यान खींचूं तो मैंने क्या बताया 64वां संविधान संशोधन बिल। इससे मैंने आपको क्या बताया कि आप याद रखोगे तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी, याद रखिएगा राजीव गांधी जी का नाम यहां पर आप याद रखोगे। अगर कभी आपसे पूछ दे तो पता होना चाहिए। और वर्ष अगर पूछे तो वर्ष आप याद रखिएगा 1989 में लाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर वही 72वां संविधान विधेयक जो लाया गया था वो 1991 था, याद रखना। पारित हो गया तो 92 में अधिनियमित हुआ लेकिन प्रभावी हुआ 1993। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ विद्यार्थियों क्योंकि पंचायती राज से संबंधित जब प्रश्न आता है तो कभी कंसेप्चुअल पूछता है तो विद्यार्थी इस चीज में भ्रमित हो जाते हैं कि मैं क्या आंसर लूं सर, मैं भ्रमित हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था इत्यादि। ऐसा ना हो इसलिए स्वराज आईएएस के द्वारा कंसेप्चुअल आपको पूरे लेक्चर दिया जा रहा है, व्याख्यान दिया जा रहा है। ठीक, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न अब आपके सामने क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा की बात चल रही है। अब 4 आपके पास विकल्प दिए गए हैं, तो बात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की बात आ रही है तो अनुच्छेद आप यहां पे याद रखोगे, अनुच्छेद 243। अब अनुच्छेद 243 का आंसर तो हो गया लेकिन इससे संबंधित अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो ये आप याद रखोगे कि अनुच्छेद 243 जो है इसे कब और भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत लाया गया। तो भारत में जो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियमित 1992 में किया गया, प्रभावी 1993 में हुआ, इसमें भारत के संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं भाग 9। और उस भाग 9 के अंतर्गत आपके पास अनुसूचियां दिखाई देगी जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ। और उस अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही आपको इसका आंसर मिलेगा जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मैं एक बार नहीं कई बार कह रहा हूं, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको पीवी नरसिम्हा राव जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये था बेटा। जो प्रभावी कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से ये संविधान संशोधन 73वां प्रभावी होता दिखाई दिया था। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। क्या कह रहा है, नीचे 2 आपके पास कथन दिए गए हैं और आपको पता ही है कथन दिया जाता है और कारण दिया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको जो विकल्प चुनना होता है वो ये है कि या तो ए सही है या आर गलत है, या एक ऐसा होता है ए गलत है आर सही है, एक ऐसा होता है कि ए और आर दोनों ही सही है परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, और एक ऐसा होगा कि ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण करेगा। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपका पहला ध्येय रहेगा कि आप पहले इस अभिकथन को पढ़िए। चलिए हम पढ़ करके देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। अभिकथन ये कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में, स्थानीय शासन क्यों कह रहा है, क्योंकि पंचायती राज की बात कही जा रही है। ठीक है, स्थानीय शासन के
इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर फिर हमें दिखाई दिया था, है ना। भाग 9 आपने जोड़ा, आपने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा जहाँ पे 29 विषय भी आपको दिखाई देता है। अब कारण क्या बोल रहा है? मतलब कि आपका अभिकथन तो सही हो गया भैया, अभिकथन सही। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। और संवैधानिक दर्जा के लिए अभी तो हमने देखा भाग 9 अनुच्छेद आपके पास 243 से 243 हो, जहां पे 16 अनुसूचियां आपको दिखाई देती हैं, सॉरी 16 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसी के अंतर्गत। तो दोनों ही सही है। देखिए, तो कथन भी सही और कारण भी सही। तो एक विकल्प तो आप गया, कथन भी सही और कारण भी सही। तो जहां जहां कथन को गलत बोले उसको हटा दो, कारण को गलत बोले उसको हटा दो। तब दो विकल्प आएगा, कथन भी सही कारण भी सही। अब क्या आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण करता है, तो उसके लिए आप यहाँ बीच में क्योंकि लगाइए, और क्योंकि लगाने के बाद आप इसे पढ़िएगा तो आपको पूरा कंसेप्चुअली पता चल जाएगा कि जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण करता है। पढ़ करके देखिए अब आप। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो देखिए, पढ़ने के बाद जब आप क्योंकि लगा देते हो दोनों के मध्य में, तो आपको क्लियरली ये डिफाइन कर देता है कि जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो अब आप कौन सा विकल्प चुनोगे? अब आप कूट को देख लीजिए। कूट को देखने के पश्चात आपको इसका आंसर क्लियरली डिफाइन हो जाता है। देखिए, कूट ए सही है परंतु आर गलत है, आप नहीं लोगे। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या कर तो करता ही है। तो आप किस विकल्प के साथ जाओगे? विकल्प बी। क्लियर हो गया? क्योंकि सी क्या बोल रहा है? ए गलत है भैया, हमारा तो दोनों सही था। डी बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो डी तो कट गया ना। तो आप ऐसे कंसेप्चुअल भरे प्रश्नों को ऐसे हल करोगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये लीजिए प्रश्न आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अब भाई मैंने तो आपको बता दिया कि पंचायती राज संस्थाओं के पास 29 कार्य दिखाई देते हैं, मतलब 29 विषय है। और ये जो 29 विषय है ना, वो अनुसूची 11 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसके आधार पर जो पंचायती राज है, जो स्वयं में एक स्वशासन की इकाई हमें दिखाई देती है, वो ग्राम स्तर पर या फिर अपने स्तर पर वो सामाजिक न्याय दे सकता है या आर्थिक विकास कर सकता है। उससे संबंधित 29 हमें विषय दिखाई देते हैं 11वीं अनुसूची में। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि अब आपको 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्प के अंतर्गत ये देखना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस 29 कार्यों की बात कही गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर बात कही जाती है माय डियर, तो आप याद रखोगे इसमें जो आंसर आएगा वो है अनुच्छेद 243 जी। इस अनुच्छेद 243 जी, जिसे हिंदी में अनुच्छेद 243 जी लिखा रहेगा, या फिर अगर वो 6 लिख दे तो हिंदी में लिख दिया तो भी आपका बात सही है, जिसके अंतर्गत 29 कार्यों की ऐसी सूची दी गई। सर आपके पास आ गया। और मैंने पहले ही बताया गया था ये जो 29 विषय है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलेगा, जो कि वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। आगे के प्रश्नों को अब हम बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए प्रश्न को देखें। प्रश्न यहां कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। अब यहां पर आपको 4 प्रावधान दिए गए। इन 4 प्रावधानों में आपको जो चुना है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन खींचना है कि वो प्रावधान जो दिए गए हैं कौन से सही है, 1 और 2 या 1 2 3 या 2 3 और 4 या सभी 4। मतलब कि हमें ये चुनना है इन 4 प्रावधानों में से कौन सा सही है, किसके आधार पर? 73वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर। अब चारों को हम एक एक बार पढ़ लेते हैं और उसके पढ़ने के पश्चात हमारा जो कॉन्सेप्ट कहेगा उस आधार पर हम यहाँ पर इसका चयन करेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प है जो सही बताता है। चलिए अब हम इसकी बात कर ले माय डियर, क्या कहता है यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला कह रहा है पंचायतों
के नियमित चुनाव कराने के लिए, देखो नियमित चुनाव, तो ये बात बिल्कुल सही है और आपको मालूम है प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक नियमित चुनाव होता है। और अगर किसी विधि द्वारा भंग कर दिया गया किसी पंचायत को और 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको मालूम है पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, पुनः चुनाव किया जाता है। शर्त ये रखी गई है कि कम से कम 6 माह का समय तो बचा रहना चाहिए। अगर 6 माह और 6 माह से ऊपर का समय तो आप दोबारा वहां चुनाव करवा सकते हैं, और 6 माह से भी अगर समय कम बचा है तो आप फिर दोबारा चुनाव आप नहीं करवाओगे। मतलब कि कम से कम 6 माह या उससे अधिक का समय रहना चाहिए, तो फिर भी नियमित चुनाव की तो बात यहाँ पे आती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, तो ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 जो सीट है वो आरक्षित होना चाहिए बोलता है, तो द्वितीय भी आपका सही होगा। तृतीय बोल रहे राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, तो ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि वित्त आयोग की यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो इसलिए सही है क्योंकि पंचायतों को वित्त पोषण करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो इसका प्रबंध करवा सकता है। ये भी बात सही हो गया फिर तो। फिर कह रहा है चौथा 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और ये बात तो अभी हमने देखा ना कि आपके पास कितना 29 विषय की बात कही गई है, 29 विषय, जिसमें कि अभी आपने देखा था अनुच्छेद 243 जी या अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत 29 विषय आपको दिखाई दे दिए जो कि 11वीं अनुसूची के तहत वहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलो भाई चारों ही आपके स्टेटमेंट सही है। तो अब आप किसे चुनोगे? चुनने की अगर बात है सिलेक्ट करने की, तो हमें एक ऐसा चुनना होगा जहां पे चारों बात कही गए। तो देखिए डी फॉर डॉग आपके पास दिखाई दे रहा है सभी चारों, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। प्रश्न ये लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ष 1992 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, जब भारत के संविधान भाग 9 को जोड़ा गया, और भाग 9 में आपके पास 16 आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं 243 से 243 ओ तक, और उसी समय 11वीं अनुसूची में 29 कार्य या विषय यहाँ पर बात कही गई है जिस पर कि एक सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सके पंचायत के द्वारा और आर्थिक विकास किया जा सके। अब उन 29 विषयों को लेकर के यहाँ पे 4 आपके पास दिए गए, इन 4 में से बोला कौन सा नहीं है शामिल? तो भाई पहला पुस्तकालय तो है, लेकिन उसने बोला है जो नहीं है आप उसे लीजिए। ईंधन और चारा, तो ईंधन और चारा भी दिया गया है। ग्रामीण खेल नहीं दिया गया है भैया, ग्रामीण खेल जो है नहीं दिया गया। हाँ, तकनीकी प्रशिक्षण की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक, तो आपके पास देखिए सी जो है इसका फिर आंसर आ जाएगा, सी विल बी योर आंसर, क्योंकि ये नहीं था। चलिए अब इस प्रश्न में ऐसे तो 4 ही विकल्प है, वही भाई वो तो कई और विकल्प दे सकता है, तो क्यों ना अब हम एक सरसरी निगाह से 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 29 विषय हैं मैं एक बार उसे पढ़ देता हूं और आपको जानकारी मिल जाएगी फिर क्लियरली कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो और विकल्पों को अगर बदल दे तो आप कैसे बनाओ। तो भाई आप पूरी पूरी सूची देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 छ, तो उसमें पहला आपके पास दिया गया है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार की बात कही गई है। दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन और चकबंदी और भूमि संरक्षण। चकबंदी आपको पता है भूमि सुधार से संबंधित बात यहाँ पे कही जाती है, जहां पर अलग अलग भूमि को कृषि योग्य हो सके, इसलिए हम उसके बंटवारे की बात करते हैं। तृतीय पूरा लघु सिंचाई, लघु सिंचाई में जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास करने की बात कर रहा है। चतुर्थ देखिए पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन की। पंचम में आपको मत्स्य उद्योग की बात कही गई है। छठवें में सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी की बात कही गई है। सातवां लघु वन उपज, लघु वन उपज आपको पता ही होगा जो कि वन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक, अब आठवां कह रहे लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब कि जैसे कि आपने क्या किया, आलू लिया, आलू तो है कृषि का उत्पाद है बेटा, फसल है, तो आपने आलू को पहुंचा दिया किसी उद्योग में और वहां बन गया अंकल चिप्स और आप चाव से खाने लगे, तो प्रसंस्करण हो गया ना यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। 10वां ग्रामीण आवासन, फिर पेयजल, ईंधन और चारा देखिए दिया गया था अभी विकल्प में। सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन। फिर ग्रामीण उद्योग
विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण की बात कही गई है। 15 में अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत मतलब कि जैसे कि सौर ऊर्जा के प्रयोग की बात कही जाएगी, है ना। सतत विकास करना है तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है वो। और बिजली उत्पादन करना है तो पानी से हम उत्पादन करने की बात करते हैं अपरंपरागत स्रोत के तौर पर। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन की बात कही गई है। शिक्षा, देखिए आया था अभी प्रश्न, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है। 18, ये आपके विकल्प में अभी आया था, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19वां, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ मतलब कि ऐसे पुरुष या महिलाएं जिन्होंने शिक्षा हासिल नहीं किए हैं, तो हम उन्हें जैसे उदाहरण के तौर पर रात्रिकालीन आप विद्यालय चला सकते हैं ताकि उस अधेड़ उम्र में भी वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक। नेक्स्ट बोल रहा पुस्तकालय, ये आपके अभी ऑप्शन में आया था। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आपको पता ही, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बाजार और मेले की व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर आना चाहिए जिसकी बात यहाँ की जा रही है, और औषधालय। परिवार कल्याण की लेकर के बात कही जाती है। महिला और बाल विकास को बात है। समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण की बात है यहाँ पर। 27वां, दुर्बल वर्गों और का विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्य किया जाता है। इससे तो देखिए 1/3 सीट भी कम से कम यहाँ पे आरक्षित रखी गई है उनके कल्याण के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको मालूम है, जैसे पीडीएस सिस्टम जो चलता है, पीडीएस सिस्टम जिसे आप राशन का शॉप कहते हो या दुकान। और 29वां है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। तो ये कुछ 29 विषय है जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, अभी हमने देखा। चलिए आगे के प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। पंचायतों की संरचना के बाबत की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। राज्य का राज्यपाल, तो भाई राज्य का राज्यपाल तो है, ये वित्त संबंधित बातों को लेकर के कार्य कर रहा था, अभी हमने देखा था, ताकि वित्तीय तौर पर सुदृढ़ बनाया जा सके हमारे ग्राम पंचायत को। तो ये तो आप काट दीजिए। भारत की संसद जो है बेटा, तो भारत की संसद जो है, हमने तो विकेंद्रीकरण कर दिया ना संघात्मक व्यवस्था में, केंद्र, राज्य और फिर ग्राम स्तर पर। तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो राज्य का विधानमंडल करेगा ना भाई। ठीक, तो आपका डी फॉर डॉग, भारत का राष्ट्रपति भी यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, तो उत्तर आ जाएगा राज्य का विधान मंडल इससे संबंधित कार्य करता है। ठीक है, तो राज्य के विधानमंडल जो कार्य करता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जो ग्राम पंचायतों के संरचना की बात किया गया, हमने उत्तर तो दे दिया कि राज्य का विधानमंडल करेगा, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत। अगर बाय द वे अनुच्छेद बोल दे तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 ग एक, क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 243 ग उपखंड 1 आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंतर्गत यहां पर बात कही गई है कि जो राज्य का विधानमंडल है वह पंचायतों की संरचना के बाबत यहाँ पे कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए क्या कह रहा है। नेक्स्ट, ये लीजिए प्रश्न। प्रश्न कह रहा है पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखो ये काफी महत्वपूर्ण होता है, आप इसे हाईलाइट कर लिया करो क्योंकि विद्यार्थी यहीं फंस जाते हैं कि क्या पूछा है यहाँ पर, है ना। अब 4 विकल्प है। पहला बोल रहा है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। तो अभी तो हमने बात किया ना भैया कि राज्य का विधानमंडल ही करेगा, और राज्य के विधानमंडल के लिए फिर हमने बात किया अनुच्छेद 243 ग एक। तो भाई पहला विकल्प तो सही है, और उसने बोला कौन सा सही नहीं है, आप उसके बारे में बताइए। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आ रहा है कि ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। अब ये भी बात सही है, क्यों भाई, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके इसलिए तो आपके पास 29 विषय दिए गए हैं, दिए गए 29 विषय 11 अनुसूची में। हमने देखा था जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ले आ गया था। तो ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी जो स्टेटमेंट है वो आपको सही दिखाई देता है। तो किसके अंतर्गत लेंगे अगर बाय द वे पूछा जाए तो याद रखना यहां पर आएगा 243 के तहत, जबकि यहां पर आपके पास था 243 ग, जहां पे पंचायत की संरचना की बात कही गई थी विधि द्वारा, तो ये ग आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे 243 क के तहत ग्राम सभा को यहाँ पे शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य मतलब ये खंड स्तर की बात चल रही है, ब्लॉक लेवल पे,
और जिला स्तर पर पंचायत राज का गठन करेगा। तो भाई ये स्टेटमेंट तो वैसे सही है, सही है, लेकिन इसमें ना एक उपखंड दिया गया, उसको आपको जानना होगा, तब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चार में से एक विकल्प आपको चुनना है जो कि रॉन्ग हो। और पहले मैं चौथा पढ़ता हूं, देखो, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत का गठन नहीं कर पाएगा, ये स्टेटमेंट सही है भाई। अब आपको बोला है कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थी ना कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि काफी कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ पे कर दिया, ध्यान देंगे। जब हम अनुच्छेद 243 ख के उपखंड 1 में जाते हैं, अनुच्छेद 243 ख उपखंड 1 में जाते हैं, तो वहां लिखा गया है प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, लेकिन एक कंडीशन दी गई है, वो है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ख उपखंड 2 में बात कही गई है कि भाई कंडीशन ये है कि 3 स्तर का आप रख सकते हो, लेकिन मध्य स्तर का वही होगा जहां पर जनसंख्या अगर 20 लाख से अधिक हो, और 20 लाख से अधिक नहीं है तो आप वहां पे मध्य स्तर की बात नहीं कर सकते। तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप मध्य वहीं पे कर सकते हो ब्लॉक लेवल जहां पे 20 लाख से अधिक हो। तो आप ये कही नहीं सकते कि प्रत्येक राज्य भी तीनों लेवल पर पंचायत का गठन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन दी गई है भाई। अब कंडीशन दी गई तो जनसंख्या पर निर्भर करता है। मान लो अगर किसी राज्य में जनसंख्या ना दी गई 20 लाख से अधिक, तो फिर वो कैसे कर लेगा? मध्य स्तर पर नहीं कर पाएगा ना। इसलिए आपका जो ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि सही नहीं है बोला है। तो अनुच्छेद आप याद रखोगे, अनुच्छेद 243 ख का 1 और 2, तो आपका सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर फिर बन जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, काफी कंसेप्चुअल था, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारे पास, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना, 4 विकल्प आपके पास दिए गए। अब देखिए पंचायती राज में शासन प्रणाली, अब शासन प्रणाली की बात अगर कही जाए तो भाई त्रिस्तरीय की तो बात ही कही गई है, 73वां संविधान संशोधन है ना, त्रिस्तरीय की बात कही गई, ये बात आप जानते हो। आपके पास आ जाएगा ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर मध्य स्तर पे जहाँ पे ब्लॉक लेवल आता है, फिर जिला स्तरीय आता है। तो पहला बोल रहा है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ये एक स्तरीय संरचना बोल रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया भैया। फिर बोल रहा है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, तो ये भी रॉन्ग हो गया, हमने तो त्रिस्तरीय पढ़ा है। और चतुर्थ देखो क्या बोल रहा है, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर चतुर स्तरीय बोल रहे, चतुस्तरीय, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आपके पास, तो अब आपके पास बचा क्या? सी फॉर कैट के पर ध्यान दे देते हैं, ये बोल दिया त्रिस्तरीय संरचना। देखिए जहां पर आपके पास ग्राम, खंड और जिला, तो हमारा ये सी फॉर कैट सही हो गया। क्यों? कौन सा आप आर्टिकल लोगे? तो आर्टिकल आप लोगे 243 ख, अभी हमने देखा था। हाँ कंडीशन उसमें एक अलग है कि मध्य स्तर का वहीं पे लगाओगे जहां पर 20 लाख से अधिक जनसंख्या आपकी होनी चाहिए। इस बात को मैं यहाँ पे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? तो आप यहाँ पे लोगे सी फॉर कैट। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो सही है, हमेशा इसे हाईलाइट करिए, मैं हर बार आप लोगों को यह बात कहता हूं। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए, बोल रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो चलो तीनों हम स्टेटमेंट को पहले अध्ययन कर लेते हैं। पहला बोल रहा है 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 50% की बात नहीं कही गई है, कम से कम उसने 1/3, ताकि हम उनको समाज के मुख्य धारा में उनके एक बेहतर पोजीशन बना सके, पॉलिटिकली आप उनको स्ट्रांग कर रहे हो। तो कम से कम 1/3 सीट के आरक्षित की बात कही गई है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर रॉन्ग होता दिखाई दे दिया। तो अगर आप मान लीजिए अगर आपके पास अनुच्छेद के तौर पर आधार मांगा, तो आप आधार क्या दोगे? आधार आ जाएगा आपके पास 243 घ, 243 घ के चलते ये बात कही गई है, घ, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग, ये देखिए सभी लोग बोल दिया भैया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्यों सभी लोग नहीं?
क्योंकि 18 वर्ष से जो अधिक रहेंगे और जिनका निर्वाचन सूची में जो सूचीबद्ध रहते हैं उन्हीं को ही ग्राम सभा का यहाँ पे सदस्य की बात कही गई है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसके लिए आप आधार कहाँ से लोगे, तो अगर आपको आधार लेना है तो आप अनुच्छेद 243 ख लीजिएगा। ख के अंतर्गत यह बात आपको क्लियरली हो जाएगा डिफाइन। नेक्स्ट बोल रहा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये तो बात सही है भैया। हम तो मध्यवर्ती क्या, हमने तो 3 स्तर की बात कर दिया। हाँ, मध्यवर्ती के लिए कंडीशन जरूर दी गई है, 20 लाख से अधिक होना चाहिए, मगर है तो ये बात सही। और वो भी बात किसमें देखे थे हमने, अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत एक हमने देखा था खंड 1 जिसमें ये बात कही गई थी। और खंड 2 में कहा था 20 लाख से अगर अधिक नहीं है तो आप उसका संरचना नहीं कर सकते। तो फिलहाल हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया। तृतीय, अब हम विकल्प ऐसा देखते हैं जो इसे सूट करे भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या ऐसा कोई विकल्प हमारे पास है। तो विकल्प की अगर बात चलती है तो देखो आपके पास विकल्प डी फॉर डॉग दे देगा, केवल 3। दैट विल बी योर आंसर, केवल 3। ठीक, चलो आगे के प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये लीजिए प्रश्न आपके सामने, देखिए प्रश्न कह रहा है भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। अब इतना तो हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपके पास 5 वर्ष की बात कही गई है। लेकिन 5 वर्ष की कब, 5 वर्ष की तब जब वो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, जब वो अपना प्रथम अधिवेशन देगा, जब उसकी बैठक बैठेगी, उसके बाद से आपके पास आने वाले 5 वर्षों तक का उसका कार्यकाल यहाँ पर लिया जाएगा। ये बात आप याद रखोगे। अब बात आती है कि सर किस अनुच्छेद के तहत हम ये आंसर ले सकते हैं, तो अनुच्छेद आएगा 243E। और यदि हिंदी में आप रहोगे तो हिंदी में याद रखना अनुच्छेद 243 याद रखो, या अंग, यह आपके पास इसका आंसर आता है। क्लियर हुआ। चलिए एक बार इसे देखिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं माय डियर। ठीक हो गया, क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट, आगे के प्रश्न। एक बहुत अच्छा प्रश्न जो कि पीएससी में पूछा गया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसकी बात अभी हमने की है, उसी पर ही आधारित यह प्रश्न है। यहां देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आपको एक प्रोसेस दे दिया, प्रक्रिया, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन। देखो निर्वाचन कब हुआ, बोलता है 20 जनवरी 2014 को निर्वाचन हुआ, और इसका पहला सम्मेलन, अभी मैंने बताया फर्स्ट, पहला अधिवेशन, पहला सम्मेलन जो है 10 फरवरी 2014 को हुआ। अब जब पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को हुआ तो उससे आप 5 साल जोड़ोगे, जब उससे 5 साल जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 फरवरी 2019 तक का इसका 5 वर्ष का कार्यकाल चलेगा। चलो इतना तो अब हम यहाँ से एक हमारा रिजल्ट निकालिए। अब प्रश्न पढ़ते हैं। बोल रहा है इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित हो गई। ठीक है भाई, विघटित हो गई कब, वर्ष 2016। तो बचे हुए 3 साल 2017, 2018, 2019 है, काफी समय, 6 माह कम से कम होना चाहिए, और उससे अधिक का समय रहता है तो दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है। तो भाई दोबारा निर्वाचन होगा। देखो नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव, देखो दोबारा चुनाव हो गया कब, 2016 में हुआ। अब इसका पहला सम्मेलन जो है 25 मई 2016 का हुआ। अब भले ही बाद में आए ना ये तो इसके पहले सम्मेलन से हमें मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि बचा कितना समय, 2016 के बाद तो 17, 18, 19 तक का ही समय इनके पास बचा हुआ है। अब बोले नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, वही कार्यकाल होगा जितना बचा रहेगा। तो कितना बचा है, अगर बचे हुए की अगर बात किया जाए माय डियर, तो देखो 20 जनवरी 2019 तो नहीं, 2019 जरूर आ रहा है, लेकिन ये तो 20 जनवरी तक चले गया ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं क्या आएगा। देखिए हमारे अनुसार तो भाई 10 फरवरी 2019 का एक विकल्प आना चाहिए, और ये देखिए सी फॉर कैट में दे दिया 10 फरवरी 2019। हमारा आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि पहले अधिवेशन से आने वाले 5 वर्ष। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि पंचायत, हाँ अगर इससे पहले मैं एक बात बता दे तो किस आर्टिकल के तहत लिया गया, अगर बोले तो अनुच्छेद 243E या अंग के तहत 5 वर्षों का जो टाइम पीरियड है उसकी बात कही गई थी। ठीक, चलो फिलहाल इसको देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। अभी तो मैंने बताया ना भैया 6 माह के अंतर्गत होगा,
निर्वाचन, लेकिन ध्यान दिया जाएगा उसका रेस्ट पीरियड जो बचा हुआ है कार्यकाल, वो 6 माह से भी कम नहीं रहना चाहिए। 6 माह से कम बचा रहेगा तो फिर आपका पास आप निर्वाचन नहीं करवाते बेटा। जैसे ही 2016 में वो अभी भंग हुआ था इससे पूर्व, तो 2019 तक का उनको जाना था, तो फिर आपने इसलिए आंसर लिया था। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या कहता है, और अनुच्छेद कौन सा लोगे, 243E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है बोल रहा, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आपके पास ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे दिए, उस 5 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट की अगर बात कही जाती है तो देखो सही नहीं है बोला है ना। पहला बोल रहा है ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। अधिकतम 20 पंच की बात चल रही है भाई, अधिकतम 20 पंच। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर दूं, तो देखिए हमारे पास भी अगर अधिनियम में अगर मैं जाता हूं तो वहां पे लिखा गया कि कम से कम 10 वार्ड, और 10 वार्ड से 20 वार्ड तक का आपने उसमें डिवीजन कर दिया, तो 20 वार्ड हो गए तो 20 पंच तो आ ही सकते हैं। और यहाँ पे बोला अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, और बोला सही नहीं है। ये तो सही है, तो हम इसको आंसर नहीं लेंगे, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है सेकंड, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। अब भैया कहीं भी आपके पास ना मनोनीत वाले सदस्य नहीं आएंगे, सब के सब निर्वाचित होंगे, तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। भले ही रॉन्ग है मगर आंसर के अकॉर्डिंग हमारा ये सही विकल्प आएगा। फिर हम पढ़ते हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। देखो फिर से नामित की बात कर दिया भाई, तो फिर स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारे पास तो सबके सब निर्वाचन होंगे ना, निर्वाचित होंगे। थर्ड बोल रहा है ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। भाई ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया 10 से 20 वार्ड वो जनसंख्या पर आधारित करता है। ठीक है, तो कम से कम 10, 10 से 20 हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, अगर मैं छत्तीसगढ़ को ही आधार लेकर के चल दूं तो। फिर आपके पास पांचवा देखो, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्धारण होता है, निर्णय होता है, तो ये भी बात सही है। तो हमारे पास सही है कौन कौन सा, पहला और ये चौथा और पांचवा। लेकिन हमको क्या बोला है, रॉन्ग, तो दूसरा और तीसरा रॉन्ग है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट बचा हुआ है, उसे हम अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ देखें, ये देखिए छठवा, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। और मैं अभी बताया भाई सबके सब आपके पास निर्वाचित रहते हैं, तो मनोनीत की बात बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो जो जो रॉन्ग था वो आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन सा, यहाँ देखो मनोनीत था दूसरा, फिर आपने कहा मनोनीत, ये नामित आपने किया था तीसरा, तो आंसर आएगा सेकंड, थर्ड और सिक्स। अब विकल्प हम देख लेते हैं क्या हमने सही बनाया है, क्या सेकंड, थर्ड और सिक्स हमारा आंसर आना चाहिए, दैट विल बी योर करेक्ट वन। तो देखिए सेकंड, थर्ड और सिक्स सी फॉर कैट के अंतर्गत हमें दिखाई दे दिया। तो ये था माय डियर प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न को लेकर के अब मैं एक सीरीज ले आया हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वराज IAS के माध्यम से। तो अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगे तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। पुनः मिलते हैं आपके पास ऐसे प्रश्नों को लेकर के लिए, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।